नमस्कार। आज हम कवि दुष्यंत कुमार जी की रचना गज़ल का अध्ययन करने जा रहे हैं। यह गज़ल उनके प्रसिद्ध काव्य संग्रह साये में धूप से ली गई है। गज़ल अरबी साहित्य की प्रसिद्ध काव्य विधा है जो बाद में फारसी, उर्दू, नेपाली और हिंदी साहित्य में बेहद लोकप्रिय हुई। हिंदी के अनेक रचनाकारों ने इस विधा को अपनाया, जिनमें प्रमुख हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, शमशेर बहादुर सिंह, बलवीर सिंह रंग, भवानी शंकर, जानकी वल्लभ शास्त्री, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना और त्रिलोचन आदि। इस क्षेत्र में सर्वाधिक प्रसिद्धि दुष्यंत कुमार जी को मिली। गज़ल की पंक्तियों को शेर कहते हैं, जिनमें काफिया, रदीफ और मिसरा होते हैं। दुष्यंत कुमार जी को हिंदी गज़लों का महानायक माना जाता है। उनका जन्म बिजनौर, उत्तर प्रदेश में हुआ। गज़ल विधा को हिंदी में लोकप्रिय बनाने में दुष्यंत कुमार जी का बहुत बड़ा योगदान माना जाता है। जब जब शक्तिशाली वर्ग और सत्ताधारी लोगों द्वारा अपने अधिकारों का दुरुपयोग करके जनता की आवाज़ और अधिकारों को कुचलने का प्रयास हुआ, तब तब दुष्यंत कुमार की कलम से क्रांति के स्वर निकले हैं। उनकी गज़लें आम जनता की आवाज़ हैं। उनके क्रांतिकारी विचार आज भी लोगों को आंदोलित करते हैं। वे लिखते हैं, मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है ये सूरत बदलनी चाहिए। समाज में व्यवस्था और समरसता के पक्षधर दुष्यंत कुमार जी का 42 वर्ष की अल्पायु में ही देहांत हो गया। उनकी प्रमुख रचनाएं हैं सूर्य का स्वागत, आवाज़ों के घेरे, साये में धूप। यह उनकी सर्वाधिक लोकप्रिय रचना रही है। इसके अतिरिक्त जलते हुए वन का वसंत, एक कंठ विषपाई, छोटे छोटे सवाल, आंगन में एक वृक्ष और दोहरी जिंदगी आदि उनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। अपने निजी जीवन में दुष्यंत जी बहुत सहज और मनमौजी स्वभाव के व्यक्ति रहे हैं। प्रस्तुत गज़ल साये में धूप काव्य संग्रह से ली गई है। इसके माध्यम से कवि ने सत्ताधारी वर्ग पर व्यंग्य किया है। शासक वर्ग जब अपनी जिम्मेदारियां भूल निरंकुश होकर जनता का शोषण आरंभ कर देता है, तब उनका विरोध करना जरूरी हो जाता है। कवि का विश्वास है कि अगर जनता की आवाज़ में असर है तो शासकों को भी झुकना पड़ता है। जनता देश की व्यवस्था बदलने की ताकत रखती है। कवि लोगों से भ्रष्ट व्यवस्था के खिलाफ विद्रोह चाहते हैं। गज़ल साये में धूप। दुष्यंत जी लिखते हैं, कहाँ तो तय था चिरांगा हर एक घर के लिए, कहाँ चिराग मयस्सर नहीं शहर के लिए। इन पंक्तियों में कवि राजनीतिज्ञों के किए झूठे वायदों पर व्यंग्य करते हैं कि वे हर घर में चिराग उपलब्ध कराने का वायदा तो करते हैं, लेकिन यहाँ तो पूरे शहर में भी एक चिराग नहीं है। इन पंक्तियों में चिराग का अर्थ है बुनियादी ज़रूरतें, जैसे रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार जैसी सुविधाएं। चुनाव से पहले राजनेता जनता के सामने हाथ जोड़कर ये वादा करता है कि वह चुनाव जीतने के बाद उनकी हर सुख सुविधा का ध्यान रखेगा, लेकिन जैसे ही वह सत्ता की कुर्सी पर बैठ जाता है, अपने किए सारे वायदे भूल जाता है। हर घर की बात तो छोड़ो, शहर की भी ज़रूरतें पूरी नहीं करता है। अगली पंक्ति में वे लिखते हैं, यहाँ दरख्तों के साये में धूप लगती है, चलो यहाँ से चलें और उम्र भर के लिए। कवि का कहना है कि आज दरख्तों की छाया में भी धूप लग रही है। यहाँ दरख्त का आशय उन शासकों से है जो अब भ्रष्ट हो चुके हैं और केवल अपने स्वार्थ में लगे रहते हैं। उनके आश्रय में रहकर जनता को धूप अर्थात कष्ट का अनुभव हो रहा है। इसलिए कवि का कहना है कि ऐसे भ्रष्ट आश्रयदाताओं को छोड़कर कहीं और चले जाना चाहिए। पंक्तियों में
कठिन शब्दों में है मयस्सर, जिसका अर्थ है उपलब्ध। दरख्त का अर्थ होता है घना छायादार पेड़। इन पंक्तियों की भाषा उर्दू मिश्रित हिंदी है, जैसे कि चिरांगा, मयस्सर, दरख्तों और साय। भाषा में व्यंग्यात्मक प्रयोग है। प्रतीक शब्दों का प्रयोग हुआ है, जैसे चिराग, जिसका अर्थ है यहाँ बुनियादी सुविधाएं। दरख्त का अर्थ है शासक और धूप यानी कष्ट। कवि आगे लिखते हैं, न हो कमीज तो पाँव से पेट ढक लेंगे, ये लोग कितने मुनासिब हैं इस सफ़र के लिए। कवि कहते हैं कि जो लोग अपनी समस्याओं के लिए कभी मुंह नहीं खोलते हैं, जितना मिला उसी में खुश रहना सीख लेते हैं, ऐसे लोग शासकों का काम आसान बना देते हैं। इन पंक्तियों में कमीज बुनियादी ज़रूरतों के लिए कहा गया है। ये उन लोगों के लिए है जो अपनी कम सुविधाओं में ही काम चला लेते हैं और अपनी समस्याओं के लिए कभी मुंह खोलकर शिकायत नहीं करते। ऐसे लोग शासकों के लिए मुनासिब लोग होते हैं। मुनासिब का अर्थ है सही या उपयुक्त। ऐसे लोगों के साथ शासकों को काम करना बहुत आसान हो जाता है। अगली पंक्ति में वे लिखते हैं, खुदा न सही आदमी का ख्वाब सही, कोई हसीन नज़ारा तो है नज़र के लिए। इन पंक्तियों का अर्थ बताते हुए दुष्यंत जी कहते हैं, जो लोग समझौता करना सीख लेते हैं वे अपने हालातों को कभी बदल नहीं सकते। कवि उन लोगों के ज़िंदगी के सफ़र को आसान बताता है जो परिस्थिति को अपने अनुसार बदल लेते हैं। पंक्तियों में कठिन शब्द है मुनासिब, इसका अर्थ है उपयुक्त या सही। ख्वाब यानी सपना। हसीन, इसका अर्थ है सुंदर। भाषा में हिंदी के साथ उर्दू शब्दों का प्रयोग हुआ है, जैसे कमीज, मुनासिब, ख्वाब, हसीन, नज़ारा और नज़र। प्रतीकों का भी प्रयोग हुआ है। यहाँ कमीज प्रतीक बनकर आया है, जिसका अर्थ है जरूरी सुविधाएं। पाँव से पेट ढकने का अर्थ है सीमित साधनों में काम चलाना। अगली पंक्ति है, वो मुतमईन है कि पत्थर पिघल नहीं सकता, मैं बेकरार हूँ आवाज में असर के लिए। दुष्यंत जी कहते हैं कि आज शासक इतने भ्रष्ट हो चुके हैं कि लोगों को ये विश्वास हो चुका है कि उनके पत्थर दिल पिघलाए नहीं जा सकते, जबकि कवि लोगों की आवाज में असर देखने के लिए बेचैन है। वह लोगों से क्रांति की आशा रखता है। वे चाहते हैं कि लोगों की आवाज में ऐसा असर हो कि शासकों के पत्थर दिल भी पिघलने के लिए मजबूर हो जाएं। अगली पंक्ति है, तेरा निज़ाम है सिलदे ज़ुबान शायर की, ये एहतियात ज़रूरी है इस बहर के लिए। दुष्यंत जी कहते हैं कि शासक हमेशा शायरों की आवाज़ को दबाने की कोशिश करता है, क्योंकि शायर या कवि उसकी सत्ता को चुनौती देता है और उसके सच को दुनिया के सामने ला देता है। इसलिए वह शासकों पर व्यंग करते हुए कहते हैं कि शासकों को कवि या शायरों की ज़ुबान सिलवा देनी चाहिए, नहीं तो वे सच उगल देंगे और दुनिया को शासकों की काली करतूतों का पता लग जाएगा। इसलिए उनके लिए सावधानी रखना बहुत ज़रूरी है। इन पंक्तियों में कठिन शब्द हैं मुतमईन अर्थात विश्वास, बेकरार, इसका अर्थ है बेचैन, निज़ाम, इसका अर्थ है शासनकाल, एहतियात, इसका अर्थ है सावधानी और बहर, इसका अर्थ है छंद या पंक्ति। कविता की भाषा में उर्दू मिश्रित हिंदी का प्रयोग हुआ है, जैसे मुतमईन, बेकरार, शासन, ज़ुबान और एहतियात। भाषा में व्यंग्यात्मक प्रयोग है। कविता में पत्थर प्रतीक शब्द बनकर आया है, जिसका अर्थ है क्रूर शासक। गज़ल के अंतिम शेर में दुष्यंत जी लिखते हैं, जिए तो अपने बगीचे में गुलमोहर के तले, मरे तो गैर की गलियों में गुलमोहर के लिए। इस पंक्ति में दुष्यंत जी कहना चाहते हैं कि हम जब तक जिए अपने बगीचे में अपने गुलमोहर के तले जिए, और गैर की गलियों में अगर हमारी मौत भी हो तो गुलमोहर को पाने के लिए होनी चाहिए। इन पंक्तियों में गुलमोहर
वैसे तो एक प्रकार के फूल के पेड़ को कहा जाता है, लेकिन यहाँ गुलमोहर का अर्थ है स्वतंत्रता, बगीचे का अर्थ है अपना घर या देश। दुष्यंत जी के कहने का तात्पर्य है कि किसी दूसरे के अधीन रहने के स्थान पर अपने घर में अपनी स्वच्छंदता से जीना चाहिए। पंक्तियों में गैर शब्द का अर्थ है अन्य। भाषा में हिंदी के साथ उर्दू शब्दों का प्रयोग है, जैसे बगीचे और गैर। बगीचा यहाँ प्रतीक शब्द बनकर आया है, जिसका अर्थ है देश या घर। गुलमोहर आजादी का प्रतीक है। काव्य भाग से 3 प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। काव्यांश के अर्थबोध पर आधारित प्रश्न 6 अंक, काव्यांश के सौंदर्य बोध पर आधारित प्रश्न 4 अंक और कविता की विषय वस्तु पर आधारित प्रश्न 5 अंक। पंक्तियों के आधार पर अर्थ ग्रहण के प्रश्न इस प्रकार पूछे जाते हैं। यहाँ पंक्तियां हैं, न हो कमीज तो पाँवों से पेट ढक लेंगे, ये लोग कितने मुनासिब हैं इस सफ़र के लिए। खुदा नहीं न सही आदमी का ख्वाब सही, कोई हंसी नज़ारा तो है नज़र के लिए। इनके आधार पर प्रश्न है, पाँव से पेट ढकने का अर्थ स्पष्ट करें। इस प्रश्न का उत्तर होगा, पाँव से पेट ढकने का अर्थ है सीमित साधनों में गुजारा करना और कभी शिकायत न करना। अगला प्रश्न, पहले शेर के अनुसार सरकार किनसे खुश रहती है और क्यों? इसका उत्तर होगा, सरकार उन लोगों से खुश रहती है जो अपने अभाव और समस्याओं के बारे में शिकायत नहीं करती। ऐसा इसलिए है क्योंकि इन लोगों के साथ सरकार को अपना काम करना बहुत आसान हो जाता है। तीसरा प्रश्न, खुदा के बारे में कवि क्या व्यंग्य करता है? इसका आम आदमी के जीवन पर क्या असर होता है? इसका उत्तर है, कवि उन शासकों की ओर व्यंग्य करते हैं जो अपने को जनता का खुदा या भगवान मान लेते हैं, लेकिन उनका काम खुदा जैसा नहीं है। आम आदमी इन शासकों का विरोध नहीं कर पाता क्योंकि वह जानता है कि विरोध करने पर उसे कुचल दिया जाएगा। पंक्तियों के आधार पर पूछे जाने वाले सौंदर्य बोध के प्रश्नों का यहाँ एक उदाहरण देखेंगे। कहाँ तो तय था चिरांगा हर एक घर के लिए, कहाँ चिराग मयस्सर नहीं शहर के लिए। यहाँ दरख्तों के साए में धूप लगती है, चलो यहाँ से चलें और उम्र भर के लिए। प्रश्न है, पंक्तियों का भाव सौंदर्य स्पष्ट करें। इन पंक्तियों का भाव सौंदर्य है, कवि ने राजनेताओं की झूठी घोषणाओं और सरकारी संस्थाओं के भ्रष्ट होने पर व्यंग्य किया है। वह भारत में आम व्यक्ति की निराशा को व्यक्त करते हैं। दूसरा प्रश्न है, शिल्प सौंदर्य पर प्रकाश डालें। शिल्प सौंदर्य के अंतर्गत भाषा, रस, छंद, अलंकार आदि लिखे जाते हैं। इन पंक्तियों का शिल्प सौंदर्य है, भाषा में उर्दू शब्दों का प्रयोग। चिराग, दरख्त क्रमशः सुव्यवस्था के प्रतीक हैं। चिराग प्रतीक शब्द बनकर आया है। भाषा में विरोधाभास अलंकार है। साए में धूप, ये विरोधाभास को प्रकट करता है। कविता की विषय वस्तु के आधार पर 2 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिनमें पहला 3 अंकों का और दूसरा 2 अंकों का होगा। 3 अंकों के प्रश्नों के कुछ उदाहरण देखें। प्रश्न है, आखिरी शेर में गुलमोहर की चर्चा हुई है, क्या उसका आशय एक खास तरह के फूलदार वृक्ष से है या उसमें कोई सांकेतिक अर्थ निहित है? समझाकर लिखें। इसका उत्तर होगा, आखिरी शेर में गुलमोहर की चर्चा की गई है। गुलमोहर का वैसे तो अर्थ है एक प्रकार का फूलदार वृक्ष, लेकिन गजल में उसका सांकेतिक अर्थ है आज़ादी। कवि यह कहना चाहते हैं कि हम जब तक जिएं अपनी आज़ादी अपने स्वाभिमान के साथ जिएं, और अगर हमारी मौत भी हो तो आज़ादी के लिए लड़ते हुए होनी चाहिए, क्योंकि आज़ादी से बढ़कर कुछ नहीं। अगला प्रश्न है, पहले शेर में चिराग शब्द का एक बार बहुवचन में प्रयोग हुआ है और दूसरी बार एक वचन में। अर्थ एवं काव्य सौंदर्य की दृष्टि से इसका क्या महत्व है? इस प्रश्न का उत्तर होगा,
पंक्ति में चिराग शब्द का एक बार बहुवचन चिरागा प्रयोग हुआ है, जबकि दूसरी बार यह एक वचन के रूप में आया है। चिरागा शब्द का अर्थ है बहुत सारी सुख सुविधाएं उपलब्ध करवाना, जबकि चिराग का अर्थ है सीमित सुविधाएं मिलना। दोनों का अपना महत्व है। बहुवचन के रूप में यह कल्पना को बताता है, जबकि इसका दूसरा रूप सच्चाई को दिखाता है। कवि ने एक ही शब्द का प्रतीकात्मक और लाक्षणिक प्रयोग किया है। अगला प्रश्न है, साय में धूप गजल का मुख्य विषय क्या है? इस प्रश्न का उत्तर होगा, साय में धूप गजल का मुख्य विषय है भ्रष्ट होते जा रहे राजनेताओं और शासकों के कार्य को लोगों के सामने लाना। वह उनके किए झूठे वायदों और कार्यों पर व्यंग्य करते हैं। 2 अंकों के प्रश्नों के कुछ उदाहरण देखें। कवि के असंतोष का कारण बताइए। इस प्रश्न का उत्तर होगा, कवि के असंतोष का कारण है लोगों में विरोध करने की क्षमता का कम होना और सरकार द्वारा लोगों को कम साधन उपलब्ध कराना। अगला प्रश्न है, दरख्तों का साया और धूप का प्रतीकार्थ लिखें। इसका उत्तर है, दरख्तों का साया जन कल्याण की संस्थाओं को कहा गया है, जबकि धूप का अर्थ है कष्ट। अगला प्रश्न इसमें, सिल्दे जुबान शायर की पंक्ति का आशय स्पष्ट करें। इस पंक्ति का आशय है कवियों या शायरों की जुबान सिलवा देना, जिससे वो सच ना कहें, क्योंकि शायर या कवि जब भी कहता है वह सच्चाई को सामने ला देता है।